और आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत, हालांकि बिल के विपक्ष में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा शिवम त्यागी से, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। शिवम, मेरा सवाल आपसे यह है कि बिल की तमाम अच्छाइयां होंगी, इस पर डिबेट किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसे समय में जब विपक्षी पार्टी पॉकेट में संविधान लेके घूम रहा है, सत्ताधारी पार्टी पर संविधान खतरे में है का आरोप लगा रहा है, ऐसे समय में इतना संवेदनशील बिल लाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? शिवम। शिवम, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है शिवम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, जब ये कहा जाता है कि इस बिल के जरिए चुनावों में होने वाले भारी भरकम खर्च को कम किया जा सकता है, चुनावों के दौरान पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति होती है उसे खत्म किया जा सकता है, और एक कह सकते हैं नीति निर्धारण में एक निरंतरता बनी रह जा सकती है, तो ये तमाम बातें कही गई हैं। और ऐसे समय में जब इस कमेटी के पास जितने भी सुझाव आए, 80% सुझाव इस बिल के समर्थन में थे, और यहाँ तक कि जज भी उसमें शामिल थे, रिटायर्ड जज भी थे, इंडस्ट्री चैम्बर भी थे, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से से लोग सुझाव आए थे। इस 80% लोग जहाँ समर्थन में हैं, वहाँ पे कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? देखिए लक्ष्मण जी, जहां तक बात संसाधनों की, समय की और पैसे बचाने की है, पिछले 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए, इसमें 3,700 करोड़ का खर्चा हुआ। यह देश के बजट का 0.09% है। आज जब हम ये क्लेम करते, क्लेम क्या, ये बात बिल्कुल सच है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं इस विश्व में, तो क्या हम चुनाव प्रक्रिया, जो लोकतंत्र की जीवटता का, लोकतंत्र का केंद्र बिंदु है, उस पे हम उसके खर्चे की बात कर रहे हैं? और अगर हम इस लोकतांत्रिक खर्चे का, चुनावी प्रक्रिया पे खर्चे का पर व्यक्ति एवरेज निकालें, तो ये महज 50 रुपए पड़ता है। बात यह है कि यहाँ जब पॉलिसी पैरालिसिस की बात होती है, गवर्नेंस की कंटिन्यूटी की बात होती है, तो चुनाव कभी भी पहले से चली आ रही जनहितकारी योजनाओं पर लगाम नहीं लगाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी नई घोषणा को रोकता है, किसी नई घोषणा को अगर आप वोटर्स को लुभाने के लिए उसको कर रहे हैं, तो वो उसको रोकता है। तो अगर केरला में चुनाव है, तो मध्य प्रदेश में तो सारी जनहितकारी योजनाएं चलेंगी, केंद्र की चलेंगी। तो यह वाला फैक्ट भी समझ नहीं आया। और जहां तक प्रेसिडेंट कोविंद के 1.5% जीडीपी में बढ़ोतरी का सवाल है, ये भाजपा प्रवक्ता बेहतर समझा पाएंगे कि ये किस तरीके का है। पर यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि आप संघीय ढांचे पर, जो एक केशवानंद भारती जजमेंट के बाद इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर में, आप उस पर प्रहार क्यों करना चाहते हैं? हर राज्य की क्षेत्रीय अस्मिता होती है, हर राज्य के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होते हैं, हर राज्य के मुद्दे डिफरेंट है। आज छत्तीसगढ़ का मुद्दा झारखंड से, महाराष्ट्र से, या ठीक, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा से, क्योंकि आपने कई सारे मुद्दे हैं विरोध करने के। आपने दो मुद्दे बड़े प्रमुखता से उठाए। एक कि सिर्फ 50 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च को बचाने की जद्दोजहद क्यों है जब हम इतने बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चला रहे हैं। दूसरा कि ये संघीय ढांचे का पर हमला है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, एक दलील ये भी दी जाती है कि इससे क्षेत्रीय दलों के का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया ये दलील क्यों दी जाती है, क्या आधार है इसका? सवाल क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व का नहीं है, सवाल है इस देश में जो लोकतंत्र मिला है, जो हमारा संविधान का संघीय ढांचा है, उसके पीछे आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों पड़ी है। हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को मानते हैं कि एक की भावना जहां होती है, वहां दूसरे का स्थान खत्म हो जाता है। एक का भाव जो होता है वो अहंकार का भाव होता है। आखिर आप क्यों एक की बात कर रहे हैं? और अगर एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप देश को यह भी बताओ कि इस देश में जितने चुनाव होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान, और नगर निगम में नगर पंचायत, नगर पालिका, क्या ये सारे चुनाव एक साथ आप करा रहे हैं? एक। दूसरी बात, अगर आप नहीं करा रहे हैं तो केवल लोकसभा और विधानसभा
से वन नेशन वन इलेक्शन कहां हो गया। दूसरी बात, जब कभी कभी चर्चा भारतीय जनता पार्टी क्या करती कि हम खर्च बचा रहे हैं, समय बचा रहे हैं, आचार संहिता लागू हो जाती है। भाई आचार संहिता लागू होती है नए घोषणाओं के लिए, नए कामों के लिए। अगर आप पुराने कोई काम है, टेंडर हो गया, काम हो रहा, वो थोड़े रुकता है। किसको मूर्ख बना रहे हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वन नेशन वन हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, वन नेशन और वन इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जान रही है, ये हम बिल लेकर के आए हैं, मुंह के बल गिरेंगे, ये पास होने वाला नहीं। और अगर आपकी बड़ी अच्छी मंशा थी वन नेशन वन इलेक्शन की, तो 10 साल पहले तक तो आप पूर्ण बहुमत में थे, तब क्यों नहीं लेकर के आए। केवल आप गुमराह करने के लिए, असल मुद्दों से भागने के लिए आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। ऐसा करते हैं कि सुनील जी आप ज्यादा सवाल पूछ लेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भूल जाएंगे आपने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं। आपके पास आऊंगा दोबारा से, आपके पास दोबारा मुद्दा उठाने का मौका मिलेगा। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, दो बातें, एक तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि आर्थिक मुद्दे का बार बार हवाला क्यों दिया जाता है। आप अगर एक देश एक चुनाव करा भी लेंगे तो मुश्किल से खर्च आता है प्रति व्यक्ति 50 रुपये, उसको आप क्यों बचाना चाहते हैं। दूसरा, संघीय ढांचे के ऊपर बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि इस बिल के जरिए संघीय ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश भाजपा कर रही है, तो इसका क्या जवाब देंगे आप। भूलने की जहां तक बात है, ऑन अ लाइटर नोट, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा ऐसा कोई सिलेक्टिव एमनीशिया वाला मामला भी नहीं है और मैंने आमिर खान की गजनी फिल्म भी नहीं देखी, तो मुझे सब याद रहेगा और सबका जवाब दूंगा एक एक करके। आपने शुरुआत कही सबसे पहले कि संघीय ढांचे पर प्रहार है। अब वो चीज हमें तय करनी है कि संघीय ढांचे पर प्रहार कैसे है। जब इस देश में 52, 57, 62 और 67 में चुनाव हुए, एक साथ हुए, तो इसका मतलब क्या वो 4 चुनाव इस देश में संघीय ढांचे पर प्रहार थे? क्या उस प्रहार को सहन किया गया क्योंकि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पावर में थी? क्या वो गलत था? अगर वो गलत था तो वो लगातार 4 चुनावों तक क्यों चलता रहा? उसके बाद की प्रक्रिया भी बाद में बात होगी, क्यों अलग अलग होने शुरू हो गए, उसके भी बहुत सारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहे, उस पर भी आगे आएंगे। लेकिन संघीय ढांचे पर प्रहार होता तो नहीं होते ऐसा कभी। मुझे पूरी उम्मीद है संविधान सभा में इस देश के बड़े बड़े लोग रहे और उसके बाद जब चुनाव हुए तो वो ऐसा कभी नहीं होने देते अगर संघीय ढांचे पर प्रहार होता है। ये पहला तर्क इनका यहीं पर होता है, जीरो, कोई संघीय ढांचे पर प्रहार नहीं है। अब दूसरी बात पर आते हैं। इन्होंने कहा कि भाई इसकी आवश्यकता क्यों है, अभी क्यों है, पूजा में खर्च को लेकर इन्होंने एक चीज कही 1983 में भारतीय चुनाव आयोग ने जो है इंदिरा जी को कहा था और प्रस्ताव किया था कि चुनाव एक देश एक चुनाव होना चाहिए। वो उसको नहीं कर पाए, कारण कुछ भी रहे हो हम जानते ही हैं लगातार। इसके अलावा 2015 की अगर मैं खास तौर पर कहूं तो विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि चुनाव एक होने चाहिए। उसके बाद रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में चीजें हुई और 1999 में भी विधि आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये लगातार कहा गया। अब अनुमान आता है पैसे पर। हम सब जानते हैं कि विद इन द मनी फ्रेम जितना खर्च होना चाहिए इस देश में, क्या वाकई ही उतना खर्च होता है? एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले चुनाव में 2019 में जो है 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इससे पहले एक रिपोर्ट कहती है कि 1951-52 में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें मात्र 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और एक छोटा सा रेफरेंस मैं आपको और देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी एक निजी चैनल के इंटरव्यू में थे तो उन्होंने कहा कि हर साल जब चुनाव होते, मतलब साल में जब भी चुनाव होते थे देश में कहीं भी, मनमोहन सिंह जी की सरकार जब केंद्र में थी तो मेरे ही राज्य से 70 अधिकारियों को करीब करीब हर बार जो है जाना पड़ता था। मुझे दिक्कत होती थी, राज्य चलाने में परेशानी होती थी, मैं कैसे राज्य चलाऊं 70 अधिकारियों के बिना, और वो राउंड द क्लॉक 365 डेज बाहर ही रहते थे। ये सब परेशानियां लाइव हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई संघीय ढांचे पर प्रहार नहीं है। देश की जनता इतनी विवेकहीन नहीं है कि उसको नहीं पता राज्य के मुद्दे और केंद्र के मुद्दे क्या हैं। और सत्य बात तो यह है कि क्यों आप ऐसा चाहते हैं। इस देश में आए दिन चुनाव होता है, स्कूल टीचर से लेकर तमाम